चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक रद्द हो गई है। देहरादून सचिवालय में प्रस्तावित थी समीक्षा बैठक, अब 21 फरवरी को होगी समीक्षा बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर के समीक्षा बैठक होनी थी जो कि रद्द हो गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक दोबारा फिर से होगी। चारधाम यात्रा को लेकर के होने वाली समीक्षा बैठक फिलहाल रद्द हो गई है और आगामी तारीख आ गई है सामने। देहरादून सचिवालय में प्रस्तावित थी समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि आगामी तारीख 21 फरवरी को समीक्षा बैठक होगी। चारधाम यात्रा को लेकर के क्या तैयारियां हैं, अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे क्या उनका पालन किया जा रहा है और क्या स्टेटस है, कितने यात्री पहुंच सकते हैं। जोशीमठ में जो संकट आया है, क्योंकि जोशीमठ भी मुख्य द्वार पड़ता है चारधाम से होकर गुजरने का, तो तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अब 21 फरवरी को समीक्षा बैठक होगी और 21 फरवरी को तमाम मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, सभी के विचार भी लेंगे और बताएंगे कि कैसे जोशीमठ के संकट को दूर किया जाए और अगर कोई दूसरा वैकल्पिक रूट अपनाना है चारधाम यात्रा पे पहुंचने के लिए तो क्या किया जाए। तो तमाम अहम बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा होगी और इसी के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी किस प्रकार से तैयारियां की जानी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पहुंचे, ये सरकार का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, इसके लिए भी सरकार को कार्य करना होगा और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है सरकार के ऊपर। इसलिए तमाम समीक्षा बैठक होंगी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तब जाकर के चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो एक बार फिर से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और चारधाम यात्रा सफल हो, इसके लिए धामी सरकार पूर्णतः तैयार है। इसके अलावा इस बार क्या कुछ नया होगा, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी थी, समीक्षा बैठक चारधाम यात्रा को लेकर के वो रद्द हो गई है और चारधाम यात्रा को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक रद्द हो गई है। लेकिन आगामी 21 फरवरी को अभी बैठक होगी और चारधाम यात्रा को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा बैठक और चारधाम यात्रा को लेकर के होने वाली समीक्षा बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर के होने वाली समीक्षा बैठक रद्द हो गई है। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या जानकारी है, जो बैठक होनी थी चारधाम यात्रा को लेकर के, समीक्षा बैठक होनी थी, वो रद्द हो गई है, इसके पीछे की वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? जी देखिए, आज 17 तारीख को ये बैठक प्रस्तावित थी, परंतु जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा चल रही है क्योंकि शिवरात्रि का पर्व कल है, जल चढ़ना है और अफसरों की कुछ व्यस्तता व दूसरे कारणों के चलते आज की बैठक को निरस्त कर 21 तारीख कर दिया गया है। 21 तारीख को भी बैठक होगी। 19 तारीख को मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा रहे हैं, तो इन सारी वजहों को देखते हुए आज की बैठक को निरस्त किया गया है। लेकिन तैयारियां राज्य सरकार की पूरी हो रही हैं। लगभग गढ़वाल मंडल की एक बड़ी बैठक ऋषिकेश में हो चुकी है, रोटेशन समिति की बैठकें जारी हैं। यात्रियों के लिए जो एसओपी है, गाइडलाइन है, वो बनने लगी है। प्रत्येक यात्री का ऑनलाइन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है और जल्द ही वो वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो जाएंगे, जिसके जरिए जो वेबसाइट है जिसके जरिए लोग पंजीकरण करा सकेंगे। तो अब आज होने वाली बैठक 21 फरवरी को तय की गई है। ठीक है, लगभग वही तैयारियां हैं जो पिछली बार थी और इस बार क्या अलग होगा सुदीप जैन सरकार की तरफ से तैयारियों में, और क्या सबसे बड़ी मुश्किल लगती है इस बार की तैयारियों में सरकार के आगे? जी देखिए, इस बार कुछ बड़े चेंज किए गए हैं। जैसे हेली सर्विसेज की जो सबसे ज्यादा शिकायतें मिलती हैं कि हेली सर्विस के जो टिकट हैं वो ब्लैक हो रहे हैं,
या जिसके नाम टिकट है उसकी बजाय अधिक पैसे देके किसी और ने यात्रा कर ली। इस बार राज्य सरकार का प्लान ये भी है कि IRCTC जो रेलवे की एक बड़ी वेबसाइट है उसके जरिए पंजीकरण कराया जाए। एक बड़ी कंपनी को और भी जिम्मेदारी दी जा रही है यात्रा में मॉनिटरिंग की, विशेषकर हेली सर्विसेज की। प्रत्येक चारधाम यात्रा पर जाने वाला वाहन रजिस्टर्ड होगा, ग्रीन पास हालांकि जारी होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल ऑनलाइन फिल होगी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही वो जा पाएगा। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या को कुछ बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी इन विषयों पर निर्णय अंतिम होना बाकी है, परंतु इन विषयों पर निर्णय के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री अपने अफसरों और मंत्री के साथ बैठकर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। ठीक है सुदीप, लौटेंगे आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। आज देहरादून पहुंच रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी और शाम 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे देहरादून। एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे कोश्यारी। राजधानी में कोश्यारी के भव्य स्वागत की तैयारी है। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने राज्यपाल पद के लिए इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया और अब वो वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं, इसलिए उनके आगमन की भव्य तैयारी की जा रही है। राजधानी में कोश्यारी के भव्य स्वागत की तैयारी है। वरिष्ठ नेता है और राजनीति में लंबा अनुभव भी है, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और अब वो जब वापस उत्तराखंड लौटेंगे तो उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, भगत सिंह कोश्यारी वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं और उनके आगमन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, राज्यपाल महाराष्ट्र के थे भगत सिंह कोश्यारी, गोवा का भी उनके पास जिम्मा था जी। राजनीति में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के उनका सबसे गहरा अनुभव है। बहुत बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज 4 बजे उनकी प्रस्तावित जो फ्लाइट है मुंबई से वो आ रहे हैं। 4 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहाँ से सीधे डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके स्वागत का कार्यक्रम भी रखा है। हमारी जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनसे मिलने जा सकते हैं जी। भगत दा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। जब भगत दा मुख्यमंत्री थे तो भगत दा के कार्यकाल में OSD रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली उसके पीछे भगत दा का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, कुछ राजनीतिक हालात ऐसे हुए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में उत्तराखंड के लिहाज से, राष्ट्रीय लिहाज से भगत दा एक बहुत बड़ा नाम है। आज से वो लौट रहे हैं तो निश्चित तौर पे अब सत्ता के 2 केंद्र हो सकते हैं, ऐसा अलग अलग जानकार, अलग अलग राजनीति की समझ रखने वाले लोग आकलन करते हैं। क्योंकि भगत दा बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी को समय देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों की भूमि और भवनों के मुआवजे के साथ स्थानीय विस्थापन को लेकर के प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास नीति को लेकर जारी की गई मानकों पर स्थिति स्पष्ट की है। इस दौरान उन्होंने पॉलिसी के कई बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी है। जोशीमठ प्रभावितों के लिए क्षतिपूर्ति दर भी तय की गई है, जिसके तहत आवासीय भवनों के नुकसान पर 100% भुगतान किया जाएगा। ईंट से बने आवासीय भवन के लिए 31,031 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जबकि बीम और कॉलम के बने आवासीय भवनों के लिए 36,386 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा और वहीं ईंट के बने व्यवसायिक भवनों के लिए 39,030 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बीम और कॉलम से बने व्यवसायिक भवनों के लिए 45,921 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान दिया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में अब यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा जोशीमठ के पुनर्वास और विस्थापन में जिला प्रशासन अधिक व्यस्त न हो और चारधाम यात्रा के साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन का कार्य सुगमता से चलता रहे। इसके लिए 3 अधिकारियों को पुनर्वास और विस्थापन के कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। साथ ही SDM की अध्यक्षता में ही पुनर्वास और विस्थापन होगा। हमने ये डायरेक्शन दिया था कि जो भी डिसमेंटलिंग हो रहे हैं उससे पहले मेजरमेंट हो जाए और जो भवन स्वामी हैं उनकी भी उसमें हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाए
तो ये सब किया हुआ है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में कुछ भवन स्वामियों ने ये मांग किया था कि बिल्डिंग का बाहर का मेजरमेंट करें, अंदर का ना करें, वो भी इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी। तो मेजरमेंट को लेकर के अभी तक कोई भी हमारे पास किसी का प्रत्यावेदन नहीं था कि हमारा मेजरमेंट गलत है, और सारे मेजरमेंट जो है सार्वजनिक भी किए गए हैं ताकि लोग जो है देख लें कि अपने लिए क्या मेजरमेंट लिखा गया। जो भी दरें निर्धारित होगी, चाहे भूमि का मुआवजा का हो या भवन का मुआवजा का हो, प्लिंथ एरिया रेट, सर्किल रेट, जो भी दरें निर्धारित होगी उसके आधार पर उनको मुआवजा मिलेगा। अभी हमने भवन का कर दिया, भूमि का बाद में होगा। जो भी मुआवजे के संबंध में अभी जो हमने नीति तय की है, उसकी वो कार्रवाई जो हमारी तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट एनडीएमए के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, उसके आधार पे ये होगा। कौन सा क्षेत्रफल में हमको, कौन सा क्षेत्र को हमको नो गो करना है, यानी कि वहाँ पर कोई भवन नहीं रहना चाहिए, कौन सा घर क्षतिग्रस्त होगा उसको हटाना है। तो ये सारे जो हमारी तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट जो हमें प्राप्त होगी एनडीएमए के माध्यम से, उसके अनुसार होगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कैंची धाम पहुंचकर के बाबा नीम करौली आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि कैंची धाम पहुंचकर के सुखद अनुभूति हुई है, वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसा लगता है नीम करौली महाराज ने उन्हें आज साक्षात दर्शन दिए हैं। राज्यपाल ने घोड़ाखाल मंदिर के भी दर्शन किए और देश प्रदेश की सुख शांति की कामना की है। ये आत्मिक स्तर पर महसूस किया है, जो इस स्थान की जो पवित्रता है, भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप भी अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, तप भूमि है, वीरों की भूमि है, सैनिक भूमि है, संतों की भूमि है, सचमुच। लेकिन ये जो स्थान है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा देवभूमि, संतों की भूमि, तप भूमि है। और मेरी बाबा से यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अर्चना है, प्रेयर है, अरदास है कि हमारे समूचे उत्तराखंड को ब्लेसिंग करें। तो ये देहरादून और रुड़की से 8 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम मसूरी पहुंची और इस दौरान टीम ने लंढौर में हो रहे भूधसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने लंढौर में हो रहे भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है और इस दौरान टीम ने लंढौर क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ रोड का निरीक्षण किया है। साथ में भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सभी वैज्ञानिकों का स्वागत भी किया और लंढौर क्षेत्र के एक भाग में हो रहे भूधसाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। देख रहे हैं और भी नीचे जाएंगे और देखेंगे ढलान में कहाँ कहाँ के क्रैक्स हैं। तो जो भी अफेक्टेड है, जो भी बिल्डिंग्स या रोड, वो क्रैक्स वगैरह देख रहे हैं। फिर इसको एनालिसिस करेंगे, फिर बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो लोकलाइज्ड जो रोड के सिंकिंग जोन या लैंडस्लाइड होता है ना, एक दिन में तो नहीं हो जाता है अनलेस आर्टिफिशियली कुछ करो। नेचुरली भी हो या आर्टिफिशियली कुछ भी चीज़ हो तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो वही देख रहे हैं। अगर 20 साल का है तो हमें, जैसे कि हमें रोड में ही हमें मिला, तो और भी क्रैक्स हमें देखना है, हम वही देख रहे हैं यहाँ पे। फिर नीचे चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे, फिर बता पाएंगे। तो सिर्फ ये 100 मीटर का जो हिस्सा, 100 मीटर भी नहीं, लगभग 15 से 20 मीटर का हिस्सा है। हाँ। सिर्फ यही दरक रहा है इसमें, बाकी और जगह देखा गया है कि और जगह स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, तो एक अगर लैंडस्लाइड होता है, सिंकिंग भी कहीं पे होता है, सिंकिंग जोन होता है, तो थोड़ा बड़ा होता है, एकदम लोकलाइज स्केल में है। ठीक है, तो हो सकता है उसका और कुछ रीजन निकले। हम इसको एक सिंकिंग जोन या एक लैंडस्लाइड बोल के अभी नहीं बता पाएंगे जब तक हम पूरा निरीक्षण ना कर लें। अभी तो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि विभिन्न संस्थान के वैज्ञानिक हैं। उसमें आईआईटी रोड की CBRI, वाडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है
और दूसरे संस्थान हैं, जल रिजर्व ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसको कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, वो उपचार जो संस्तुत करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली पहाड़ों में सभी जगह है कि जगह बहुत कम है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं है, फिर सारी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सड़क के आसपास हैं, तो वहीं पे ज़्यादा आबादी का दबाव रहता है, आदमी प्रेशराइज रहता है कि वहीं पे बनाए। तो कई भवन काफ़ी पुराने हैं जिनकी जो मियाद है वो करीब समाप्त होने को है, तो लोग बड़ी जोखिम वाली स्थिति में रह रहे हैं। अगर कोई भूकंप आता है या इस तरह की स्थिति आती है तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अगर कोई अपनी निजी भूमि को इंडस्ट्रियल भूमि में तब्दील कर सकता है, बाकायदा इसके लिए उद्योग विभाग से सपोर्ट भी दिया जाएगा। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। इससे पहले उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू की गई थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। उत्तराखंड राज्य में समय समय पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिसीज बनाते रहते हैं और उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने टोटल 5 नई पॉलिसीज हमने माननीय कैबिनेट के समक्ष रखी थी, वो उन्होंने अप्रूव किया उसको। उसमें स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है। पहली जो हमारी पॉलिसी थी वो 2018 की थी, तो 5 साल उसको हो गया था। पिछले साल हम लोग लीडर्स की कैटेगरी में आए थे स्टार्टअप में, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 3 टॉप स्टेट थे इंडिया के, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉलिसीज के और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पिछले 5 साल में, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोगों ने स्टार्टअप की नई पॉलिसी बनाई है। इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने रखी है कि डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, सब लोग स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से अडानी समूह ने एक बड़ा घोटाला कर रखा है और केंद्र सरकार उसका बचाव कर रही है, उसे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की शह पर कर रहे हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिकता से सदन में अपनी बात रखी है, हर एक बात प्रामाणिकता से आरोप लगाए हैं, मगर उन्होंने साथ में सवाल भी पूछे कि प्रधानमंत्री जी बताइए कितनी। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिक किस किस देश में जो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो आपकी मदद से मिले हैं, या आपकी यात्रा के बाद अडानी जी ने कितनी यात्रा की है, जो विदेश में मॉरिशस में, यूएई में, साइप्रस में 38 शेल कंपनियों के नाम आए हैं जिन्होंने कि इन्वेस्टमेंट अडानी जी की कंपनी में किया है और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की जांच कराने की मांग हम लोगों ने जेपीसी से की है। बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग के मामले में पुलिस के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस बैंक खाते से फंडिंग होना बताया जा रहा था, उससे किसी को पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, बल्कि उस खाते में आंदोलन के लिए पैसा जमा किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिस समय पुलिस ने खाते को फ्रीज कराया, इसमें कुल 40,000 रुपए ही थे। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार यह खाता बिजनौर के एक छात्र का है और एसबीआई की नेशवेला रोड ब्रांच के इस खाते के यूपीआई कोड को सोशल मीडिया के कई ग्रुप पर शेयर किया जा रहा था। इसमें कुछ लोगों ने पैसे जमा भी कराए थे। युवक के करीबी के अनुसार इस खाते में वो आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था ताकि बेरोजगारों पर मुकदमा लड़ने के लिए आंदोलनकारियों की मदद की जा सके। कारणों से संतराम को ये रास्ते से हटाना चाह रहे थे। संतराम बेसिकली कारपेंटर था और 13 तारीख को
पौड़ी जिले में 10वीं की फर्जी मार्कशीट और डिग्री लगाकर नेताजी को ग्राम प्रधान बनाना भारी पड़ गया, क्योंकि ग्राम प्रधान की मुन्ना भाई वाली ट्रिक ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई है और सच्चाई सामने आते ग्राम प्रधान को पौड़ी जिलाधिकारी ने तलब भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पौड़ी जिलाधिकारी के पास एक शिकायती पत्र आया था, जिसमें ग्रामीण ने पौड़ी जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घंडारू के ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह रावत की 10वीं की मार्कशीट फर्जी है। उसने 10वीं की फर्जी डिग्री के सहारे चुनाव लड़ा है। जैसे ही ये शिकायत पौड़ी जिलाधिकारी को मिली, उन्होंने प्रधान से जवाब तलब किया है और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने प्रधान को 15 दिनों के भीतर सारे प्रकरण में जवाब देने के लिए निर्देश भी दिया। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, उस क्रम में उन्हें एक नोटिस दिया गया है और डीपीआर ऑफिस से एक्ट के सेक्शंस के अकॉर्डिंगली उन्हें नोटिस दिया गया और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।